हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, दूसरा रहेगा इसमें निधि कंपनियां, इसके बारे में जानेंगे हम। तीसरा रहेगा गंभीर धोखाधड़ी जांच की जो कार्यशाला, जो कार्यालय स्थापित की गई है, वो क्या किस प्रकार से कार्य करेगी, ये देखेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय खेल विकास कोष क्या है, ये जानेंगे। और पांचवा टॉपिक रहेगा बियर और बुल्स मार्केट्स। तो ये जो संबंध रहेगा ये इकोनॉमी से संबंधित रहेगा। पांचवा टॉपिक बियर एंड बुल्स होते क्या है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह, शाम, दोपहर में और इसके साथ साथ आप लोगों को एक शाम को 3 वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये वीडियो जो हमारा तीसरा सेगमेंट होता है, जो कि शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य अपलोड किया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। क्या है ये, तो देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसका एक्रोनिम्स होता है एनसीआरबी। आपने ये तीनों नाम कभी ना कभी सुना होगा। कि 35वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ किया है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स हैं, वो आपको याद रखना होगा। तो ये संस्था 35 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी, मतलब ये 35वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह कब स्थापित किया गया था, ये आप कैलकुलेट करिए, बताइए। फिर इसके बाद यहाँ पर एक क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो उसका जो एक्रोनिम्स होगा ना, ये होगा CRIMAC। तो ये आप याद रखिए। क्या होगा, एग्जाम में आपको ये दे दिया जाएगा, इससे संबंधित में कुछ इस प्रकार से स्पेलिंग्स दे दिए जाएंगे और इसको बदल बदल करके और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर का, CRI-MAC। अब देखिए, जो इसका उद्देश्य क्या है, इस पूरे के पूरे सेंटर का जो एजेंसी बनाई गई है, स्थापित की गई है, इसका उद्देश्य अंतर्राज्य समन्वय में संबंधित जघन्य अपराध एवं अन्य मुद्दों की जो जानकारी है साझा करना। मतलब इंटर स्टेट की जो भी यहाँ पर रिकॉर्ड, क्राइम्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको स्टेट राज्य के साथ, सेंटर के साथ साझा करना, ताकि किस प्रकार से कम करना है, कर्व करना है इस क्राइम को, वो उसके ऊपर कार्यविधि स्थापित की जा सके, उसके ऊपर प्लान बनाया जा सके और उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अब देखिए, क्या इसके फीचर्स रहेंगे। तो इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, अभियोजकों और अन्य हितधारकों के लिए बड़े पैमाने पर साइबर अपराधों की जांच हेतु पेशेवर गुणवत्ता वाली ई लर्निंग सेवाओं से संबंधित राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र, मतलब नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जिसे हम NCTC कहा जाएगा, इसका शुभारंभ किया गया। अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली, जिसे यहाँ पर क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जिसे CCTNS परियोजना के तहत देश भर में 15,993 पुलिस स्टेशनों एवं 8,208 उच्च पुलिस कार्यालयों का एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। उस स्थापित करने के बाद क्या किया जाएगा कि इस CCTNS का एक विशाल डेटाबेस जांचकर्ताओं को अपराध के मामले में तेजी से सुलझाने में मदद करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि जो इतने सारे यहाँ पर CCTN और इसके बाद इतने सारे यहाँ पर उच्च पुलिस कार्यालय रहेंगे, ये सारे क्या करेंगे, डाटा को कलेक्शन करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। फिर इसके बाद जो भी जानकारी रहेगी, अगर जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा उसके साथ साझा करेंगे, और जो भी क्राइम रहेगा उस क्राइम को कर्व करने में ये मदद साबित होगा। तो ये जो पहल है, ये पहल किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकती है क्राइम को रोकने में, ये आप अपने सुझाव जो है और इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है, अपने सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर निधि कंपनियाँ। देखिए, निधि कंपनियाँ क्या होती हैं। तो निधि कंपनियों के लिए विनियामक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और कॉरपोरेट सेक्टर में जो पारदर्शिता एवं निवेशकों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कंपनी अधिनियम और नियमों में कुछ संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है। तो वो उसी के अंतर्गत ये निधि कंपनियां आ रही हैं। तो देखिए, कंपनी अधिनियम की जो धारा 406 है और निधि नियमों के संशोधन प्रावधानों के तहत यह आवश्यक हो गया है कि निधि कंपनियों को प्रपत्र, जिसे NDH 4 में निधि कंपनियों के रूप में अपनी स्थिति को अपडेट कराने के लिए केंद्र सरकार को एक आवेदन भेजना होगा। तो देखिए, निधि कंपनियों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, तो भारतीय संदर्भ में निधि का अर्थ होता है खजाना।
निधि नियम 2014 के तहत निधि एवं ऐसी कंपनियां हैं जिसे निधि के रूप में निगमित किया गया है। निधि कंपनियां मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच बचत और बचत की आदत पैदा करने के लिए बनाई जा गई हैं। निधि कंपनियों का जो कारोबार होता है, कारोबार करने वाली कंपनियां केवल अपने सदस्यों से ऋण लेने और उन्हीं को ऋण देने का कार्य करती है। मतलब यहाँ पे होगा कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है और एक जो कंपनी है वो कंपनी सी है। आप इस प्रकार समझिए, ये कोई व्यक्ति है, इसने यहाँ पर पैसा जमा किया और क्या करेगा, इसको अगर रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा, ये इससे ले लेगा। तो क्या हुआ, इन्होंने जमा किया था, इनको ये कुछ इंटरेस्ट दे रहा, इनको रिक्वायरमेंट है तो इनको इसने दे दिया, इनसे कुछ ब्याज ले रहा है। इस प्रकार से ये पूरा एक साइकिल चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य करती हैं ये। तो इन्हें निधि, स्थायी निधि, लाभ निधि, म्यूचुअल बेनिफिट एवं फंड एवं म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी जैसे कि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसके हैं जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर। फिर निधि कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 620 ए के तहत पंजीकृत किया गया है और इसे कॉरपोरेट मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा विनियमित किया गया है। चलिए आप बताइए कि कॉरपोरेट मंत्री कौन है, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर निधियों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिसे एनबीएफसी कहा जाता है के रूप में भी शामिल किया गया है, जो मुख्य रूप से असंगठित मुद्रा बाजार में भाग लेती हैं। फिर चूंकि जो निधियां एनबीएफसीज के अंतर्गत आती हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को उनकी जमा स्वीकृतियों से संबंधित मामलों में दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। तो यहाँ से एक स्पष्ट बात ये आ रही सामने दोस्तों कि जितने भी एनबीएफसीज बैंक्स होती हैं, जो भी संस्थाएं होती है, उनको जो कार्य करना होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के आधार पर कार्य करना होता है। जो भी उसमें जमा स्वीकृतियां होती है वो सारे के सारे जो मामले होते हैं वो आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है उसी के दिशा के अंतर्गत उन्हें करना होता है, करने का अधिकार होता है। वो उससे बाहर जाकर के नहीं कर सकती, अगर करती हैं तो उन्हें फाइन लगाया जा सकता है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गंभीर धोखाधड़ी वाले जांच कार्यालय। तो देखिए क्या है ये, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेस। तो भारत सरकार ने कंपनियों में होने वाले बड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। तो ये किस प्रकार से कार्य करेंगे, जिसे हम यहाँ पर SFIOB शॉर्टकट में इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, जो कंपनियों में होने वाली गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या दोगुना करने की योजना बनाई गई है। मतलब जितने पहले कर्मचारी थे उनसे यहाँ पर अधिक कर्मचारी रखे जाएंगे इस पूरे कार्यालय में। फिर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालयों मामलों के जो मंत्रालय है के अधीन कंपनियों में होने वाली गड़बड़ी से जुड़ी जो अपराध है उसकी जांच करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आपने नाम सुना होगा, IL&FS, ये आपने नाम सुना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, एक वर्षों में तो बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है, ये कंपनी डूबने वाली है। ये NBFCs के अंतर्गत आती हैं, में हुई गड़बड़ियों समेत अन्य मामलों की जाँच कर रहा है। ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय CFIO के लिए जांच नियमावली तैयार करने हेतु 12 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके जो अध्यक्ष है वो इंजेती श्रीनिवास हैं। ये याद रखिए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इंजेती श्रीनिवास इसके अध्यक्ष हैं। तो ये क्या करेगा, समिति किस प्रकार से कार्य करेगी, तो देखिए, यह समिति गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच में बाधा उत्पन्न करने वाले संभावित बाधाओं को दूर करने हेतु नियमावली तैयार करने के अलावा आपराधिक मतलब प्रक्रिया संहिता और एजेंसी पर नागरिक प्रक्रिया संहिता की प्रायोज्यता को निर्दिष्ट करेगी। मतलब यह ऐसे कानून बनाएगी जो पहले जो भी कानून थे, जिस कानून के लूप होल्स का उपयोग करते हुए ये फ्रॉड किए गए थे, तो उनको किस तरीके से कब किया जाए, ये सारी की सारी योजनाओं को बनाएगी। और ये सब देखेगी कि जो नागरिक संहिता है, मतलब नागरिक संहिता प्रक्रिया की जो संहिता है उसमें, और ये आपराधिक मामलों की जो प्रक्रिया संहिता उसमें किस प्रकार से सामंजस्य बैठा करके इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सके, ये कंपनी ये जो समिति है उसके लिए कार्य करेगी। तो ये देखा जा सकता है कि जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, इन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी है कितना कारगर सिद्ध होती है, ये भविष्य में हमें जानकारी जब इसके ऑडिटिंग रिपोर्ट्स आएंगी तब जाके हमें पता चलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथा टॉपिक के ऊपर, जो कि है राष्ट्रीय खेल विकास कोष मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड क्या है। तो देखिए,
भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, जिसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्टकट में इसका एक्रोनिम्स क्या हुआ है SPMCIL ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका नाम आपने बहुत बार शॉर्टकट में सुना होगा CSR। क्या होता है CSR? तो देखिए, के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। तो CSR है, उसके तहत इसमें योगदान दिया गया है 1 करोड़ रुपए का। तो क्या है ये? यह योगदान भारत के शीर्ष एथलीटों, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 और उनके बाद में चुना गया है, उनके बाद के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए, को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, आपने ये भी नाम सुना होगा, टॉप्स। तो टॉप्स अगर पूछे जाए किससे संबंधित, तो खेल से संबंधित है। क्या नाम है इसका पूरा? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत किया गया है। उनको ये फंड के माध्यम से राशि प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो अपने तैयारी को और अच्छे से कर सकें। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बारे में हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल विकास कोष कब स्थापित किया गया, क्या इसका उद्देश्य है? तो देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1998 में चैरिटेबल एडवांसमेंट एक्ट के तहत किया गया था, जो कि 1819 मतलब 1890 का चैरिटेबल एंडोवर्समेंट एक्ट 1819 के तहत किया गया था। मतलब ये जो एक्ट बहुत पुराना है दोस्तों, अंग्रेजों के समय का है। अगर हम आज 2020 में देखें आकर के, तो ये लगभग 130 वर्ष पूर्व ये कानून है। तो 130 वर्ष पूर्व का ये जो कानून है, ये इस कानून के तहत ये जो भी कार्य हैं, ये सारे कार्य यहाँ पर देखेंगे आप तो किए जा रहे हैं। ये सारी एक्ट बनाई गई थी 1890 में, उसको फिर चेंज किया गया था 1898 में। तो अब जाकर के इसमें कुछ और कार्य किए जा रहे हैं। तो यह कोष खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिकी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी यहाँ पर कोचेस होते हैं, उन कोचेस से यहाँ पर प्रशिक्षण लेने में मदद करता है। यह खेलों के संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इस कोष का प्रबंधन कौन करता है? तो देखिए, इस कोष का जो प्रबंधन होता है केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है या एक परिषद है के द्वारा किया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है युवा मामलों एवं खेल का प्रभारी केंद्रीय मंत्री। मतलब अभी जो हम बात करें तो किरण रिजिजू इसके मंत्री हैं, इसके अध्यक्ष हैं, सिटिंग अध्यक्ष हैं। तथा सदस्यों की बात करें कौन होते हैं, तो इसके सदस्यों में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, उनके नियमों के तहत अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक इसके सदस्य होते हैं। खेल संवर्धन बोर्ड के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी गवर्निंग बॉडी है जो कि कार्य करती है देश के खेल को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो CSR के माध्यम से पैसा प्रोवाइड कराते हैं ताकि खिलाड़ियों को पैसे की कमी ना हो। ये इसका उद्देश्य होता है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एक चीज़ और आएगी दोस्तों कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, जिसे हम यहाँ पर SPMCIL हमने एक देखा है। तो देखिए, यह भारत सरकार की पूर्व स्वामित्व वाली अनुसूची A की मिनी रत्ना श्रेणी A की कंपनी है। इसे 13 जनवरी 2006 को नियमित किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय निदेशक मंडल के माध्यम से इस पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण करता है। SPMCIL मुद्रा एवं बैंक नोट, सिक्योरिटी पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स, पोस्टल स्टैम्प्स एवं स्टेशनरी, ट्रेवल डॉक्यूमेंट अर्थात पासपोर्ट व वीज़ा, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, चेक बॉन्ड वारंट, सिक्योरिटी फीचर्स के साथ स्पेशल सर्टिफिकेट, सुरक्षा स्याही, परिसंचरण और स्मारक सिक्के, पदक, सोना व चांदी शोधन का कार्य करती है। तो ये सारे कार्य इस संस्था के द्वारा किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कोई से दे दिया जाएगा, 4 संस्थाओं का नाम दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से ये, जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे कि स्टाम्प पेपर का प्रिंटिंग कौन करता है, तो कौन करता है यहाँ पर SPMCIL। फिर पासपोर्ट वीज़ा का प्रिंटिंग कौन करता है, तो SPMCIL करता है। फिर सुरक्षा स्याही कौन बनाता है, तो SPMCIL बनाता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से कोई रख दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन बनाना है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं हम, उसमें ऑप्शन दे देगा यहाँ पर SPMCIL बनाता है, RBI बनाता है, या फिर अन्य 2 नामों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो हमें पता रहेगा तो हम जवाब दे पाएंगे। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है बियर और बुल्स मार्केट। तो क्या है ये? तो बियर एंड बुल्स देखते ही हमारे दिमाग में एकदम बाकायदा एक बड़ा सा इस तरीके से बुल दिखाई देता है और ये बियर होता है। तो देखिए,
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को महामारी मतलब पैंडेमिक घोषित कर किए जाने के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक सहित शेयर बाजार में आप डेली देख रहे होंगे बहुत ही अधिक मात्रा में गिरावट दर्ज हो रही है। उसी के साथ अन्य भारतीय सूचकांक जैसे बियर मार्केट के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है। मतलब आप देखेंगे तो जो बियर और बुल्स हैं यहाँ पर देखेंगे तो बुल्स क्या होता है, जब भी हमारा स्टॉक मार्केट उठता है तो यहाँ पर इस तरीके से ये उठता हुआ दिखाई देता है उसका एरो, तो ऑप्टिमिज्म प्राइस गोइंग अप, ये मानता है कि जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन बियर किस केस में होता है, बियर हो जाता है जब मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब पेसिमिज्म प्राइस गोइंग डाउन। तो ये हम देखते हैं कि देख रहे होंगे आपकी जब मार्केट जब ओपन होता है सुबह 9 बजे और जब शाम को बंद होता है तो उस पर किस तरीके से फ्लक्चुएशंस होती रहती है, वो सारी चीज़ों को ये यहाँ पर नोटिस किया जाता है। तो बियर मार्केट क्या होता है और वो बुल्स मार्केट क्या होता है, अभी हम इसको बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। तो देखिए बियर मार्केट में क्या होता है, एक बियर मार्केट उस बाजार को संदर्भित करता है जहां शेयरों की कीमतें लगातार घट रही होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, बियर में क्या हो रहा है कि मार्केट डाउन हो रहा है, मतलब पेसिमिज्म प्राइस गोइंग डाउन की बात करता है ये। इसका गिरता ग्राफ निवेशकों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है। बियर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि कई इक्विटी अपना मूल्य खो देती हैं। फिर इस प्रकार अधिकांश निवेशक बाजार से अपना पैसा फटाफट निकालना शुरू कर देते हैं और मार्केट जो है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। फिर एक बियर मार्केट की स्थिति के दौरान अर्थव्यवस्था की जो गति है वो धीमी हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है क्योंकि कंपनियां जो होती है वो श्रमिकों को काम देना बंद कर देती है। जैसा कि अभी सिचुएशन आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस की वजह से, फिर जो ऑयल की प्राइसिंग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो चुका है। सेंसेक्स जो बहुत ज़्यादा टूट चुका है, इंडिया का निफ्टी मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है। बुल्स में क्या होता है, तो देखिए बुल्स इसका डायरेक्टली अपोजिट होगा, वहाँ पे मार्केट्स अच्छे जाएंगे, वहाँ पे जॉब क्रिएशन भी होगा। तो ये सिचुएशन कब बनती है तो देखते हैं। देखिए एक बुल्स मार्केट उस बाजार को संदर्भित करता है जहां शेयर की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं। इसका उठता ग्राफ निवेशकों को यह विश्वास दिलाता है कि लंबी अवधि तक यह वृद्धि बनी रहेगी। बुल मार्केट यह दर्शाता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है और देश के जो निवेशकों का मूड है वो भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रोजगार का स्तर है वो भी अच्छा होता है और रोजगार का स्तर में उच्च तीव्र यहाँ पर वृद्धि होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि किस प्रकार से बियर एंड बुल्स हमारे मार्केट को इंगित कराते हैं और किस प्रकार से इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों इसमें इंटरनल जो इशू होते हैं कंट्री के वो प्रभावित करते हैं। फिर जो जिस प्रकार से यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होकर जो डेटा होती है वो प्रभावित करती है। गवर्नमेंट की जो बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी प्रभावित करती है। इंटरनेशनल रिलेशन प्रभावित करते हैं किस प्रकार से होगा। फिर इसके बाद FDI आता है, FII आता है, इसके भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं। डॉलर के रेट किस प्रकार से जा रही है ये प्रभावित करता है। फिर ऑयल की प्राइसिंग किस प्रकार से है, ये सारी फैक्टर्स होते हैं जो कि बियर एंड बुल्स मार्केट्स होते हैं इसको डिसाइड करने में मदद करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने 5 टॉपिक डिस्कस किए। तो इन 5 टॉपिक पर मैं आप लोगों से 5 सवाल पूछूंगा जिनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। तो पहला ये रहेगा, क्राइम जो मल्टी एजेंसी सेंटर है ये किस मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरा, निधि कंपनियां किस एक्ट के तहत कार्य करती हैं। तीसरा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फिर राष्ट्रीय खेल विकास कोष के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं ये आपको बताना है। फिर बियर और बुल्स दोनों में बियर जो है वो किस तरह के मार्केट से संबंध रखता है, डाउन से या फिर अप से। और फिर जो बुल्स होता है वो किससे संबंध रखता है, डाउन से या अप से। इन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आपको किसी प्रकार कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपके जवाबों का रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। और यदि आपको और भी कुछ लगता है इसमें कोई सुधार करने की तो आप आपके जो सजेशंस है वो इनवाइट है कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पर सजेशंस दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार करके आपके लिए अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने की। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है। तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ्स के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों, ये जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है, ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।